नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अध्याय 12, जिसका नाम है उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ। तो इसी क्रम में यह हमारे उत्तराखंड जो यह हमारा 12वां अध्याय है, तो इसका भाग 3 है और इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं थारू जनजाति के बारे में। इससे पहले हमने इसके दो जो भाग हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति और उत्तराखंड में अनुसूचित जो जनजाति में जौनसारी जनजाति है उसके बारे में चर्चा की, और उसके अलावा उत्तराखंड में अनुसूचित जाति उसके संबंधित जो आंकड़े हैं, तथ्य हैं, उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो यह हमारी दूसरी प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है थारू जनजाति। तो इसमें आज हम थारू जनजाति, इस वीडियो में हम थारू जनजाति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थारू जनजाति मुख्यतः उधम सिंह नगर में यह निवास करती है। तो थारू जनजाति का अगर नाम आएगा तो उधम सिंह नगर मुख्यतः। वैसे अगर हम एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, तो मुख्यतः यहाँ पर उधम सिंह नगर जो जिला वह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उधम सिंह नगर में यह जनजाति निवास करती है, जिसमें खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज के 141 गाँवों में यह जो जनजाति है तो इनके लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तराखंड और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भी है। तो यह जनगणना 2011 के आंकड़े हैं। वर्तमान में यहाँ पर जौनसारी जनजाति की संख्या अधिक हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जनसंख्या की दृष्टि से तो 2011 के ये आंकड़े अभी पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड जनसंख्या दृष्टि से उत्तराखंड और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय क्या है? थारू है। अन्य स्थानों पर निवास की अगर हम बात करें तो एक तो उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी जिला, पड़ोसी राज्य है। उसके अलावा नेपाल में भी यह लोग निवास करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, और इसके अलावा बिहार है जहाँ पर चंपारण और दरभंगा जिलों में। और साथ ही अगर नेपाल की हम बात करें तो पूर्व में मेची से लेकर पश्चिम में काली नदी तक। तो मेची जो नदी है तो मेची नदी से लेकर काली नदी तक यहाँ पर जो हमारे जौनसार ये थारू जनजाति है तो ये जनजाति यहाँ पर निवास करती है। इसके अलावा तराई भाबर में भी यह उत्तराखंड में फैले हुए हैं और उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी। तो मुख्य रूप से अगर हम जिले की बात करें तो उधम सिंह नगर का जिला हमारा प्रमुख रूप से यहाँ पर खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज में थारू जनजाति निवास करती है। उत्पत्ति की बात करें तो यहाँ पर थारुओं का किरातों का वंशज कहते हैं। जो यहाँ पर किरात जनजाति हमारे प्राचीन काल से निवास करती है तो उनके वंशज यहाँ पर थारुओं को माना जाता है और यह कई जातियों एवं उपजातियों में विभाजित है। तो थारू भी यहाँ पर कई जातियों और उपजातियों में विभाजित है। और थारू शब्द के लेकर, उत्पत्ति को लेकर यहाँ पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है, जिसमें मानते हैं कि राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बसने व अपने आप को महाराणा प्रताप जी का वंशज कहने के कारण इनको क्या कहते हैं? थारू कहते हैं। और एक अन्य मानता है कि थारू जो उनके पूर्वज थे वो चित्तौड़गढ़ से लंका लड़ाई में गए थे, और लेकिन डर के कारण वो थरथर कांपने लगे और इस कारण इनको थारू कहा गया। तो कई प्रकार की यहाँ पर हमें जो मत हैं वो देखने को मिलते हैं। और कालांतर में बात करें तो तराई क्षेत्र में इनका आकर ये बस जाते हैं, और उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पर अन्य जो क्षेत्र हैं तो उनमें भी इनका निवास देखने को मिलता है। इसके बाद शारीरिक गठन की बात करें तो थारुओं का कद छोटा, पीत वर्ण होता है, चौड़ी मुखाकृति होता है और समतल नाक। ये मुख्यतः इनकी जो पहचान होती है। मंगोल प्रजाति से यह अत्यधिक समानता रखते हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक आकर्षक तथा सुंदर होती हैं। तो यह थारू जनजाति के शारीरिक गठन की बात है। इसके बाद इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा की अगर हम बात करें तो कोई विशिष्ट भाषा इनके द्वारा नहीं बोली जाती है। जिस क्षेत्र में प्राय निवास करते हैं तो उसी भाषा का ये प्रयोग करते हैं। थारुओं के द्वारा यहाँ पर अवधी, मिश्रित, पहाड़ी, नेपाली, भावरी तो आदि, मतलब जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं उसी प्रकार उसी क्षेत्र की जो यहाँ पर लोकल बोलियाँ हैं तो उनको ये लोग बोलते हैं। इसके बाद वेशभूषा की बात करें तो थारुओं के द्वारा पुरुषों में हिंदुओं के प्रतीक के रूप में बड़ी चोटी इनके द्वारा रखी जाती है, और पुरुषों के द्वारा धोती, लंगोटी
अगा, कुर्ता, टोपी और शाफा। तो ये प्रमुख रूप से पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं। अगर स्त्रियों की हम बात करें तो स्त्रियां रंगीन लहंगा, कालीन ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता, तो ये इनके द्वारा यहाँ पर मुख्य रूप से धारण किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्त्रियों के द्वारा शरीर पर गुदना गुदवाया जाता है। वह पीतल व चांदी तथा कांसे के आभूषण भी इनके द्वारा पहने जाते हैं। साथ ही पुरुषों के द्वारा अपने हाथ पर भी गुदना गुदवाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर इनकी वेशभूषा में शामिल है। और इसके बाद अगर हम बात करें आवास की, तो मकान इनके जो मुख्यतः घर होते हैं तो लकड़ी, पत्तों एवं नरकुल का प्रयोग किया जाता है। और प्रत्येक घर में एक पशु बाड़ा हमें देखने को मिलता है, यानी पशुपालन यहाँ पर पहले से ही प्रचलित है। घर के सामने एक छोटा पूजा स्थल भी इनके आवासों में पाया जाता है। और 20-25 घरों के गांव या पूर्वे खेतों के निकट बसे होते हैं। तो इनके जो मुख्य गांव होते हैं, मतलब सामान्यतः तो 20-25 घर होते हैं गांव या पूर्वे जो खेतों के निकट ही बसे होते हैं। इसके बाद उधम सिंह नगर जनपद के थारू जनजाति बहुल्य 7 गांव, तो 7 गांव हैं और इनको रोवन क्लस्टर के तहत इन गांवों को चयनित किया गया है। तो रुर्बन यहाँ पर क्लस्टर के तहत इन गांवों को चयनित किया गया है, जो 7 इनके जनजाति से बाहुल्य गांव, यानी इनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है यहाँ पे, जिसमें प्रमुख हैं फुलैया, सैजना, पहेनिया, सबोरा, भुंडिया थारू और कुतरा और भुड़थनी। तो ये 7 इनके गांव हैं जिनको यहाँ पर रोवन क्लस्टर के तहत यहाँ पर चयनित किया गया है। इसके बाद भोजन की बात करें तो इनका मुख्य जो भोजन है तो यह चावल और मछली मुख्य रूप से पसंद करते हैं। तो मछली के साथ चावल पसंद करते हैं, मुख्य रूप से यह भोजन खाते हैं। इसके अलावा अन्य भोजन की बात करें तो दाल, दूध, दही, मांस, अंडे इनके प्रमुख भोजन में शामिल हैं। और इनका मुख्य पेय बात करें, तंबाकू व मदिरा क्या है इनका मुख्य पेय है। और मदिरा व चावल द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, जिसे जाड़ कहा जाता है। तो जाड़ यह मदिरा के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे यहाँ पर जाड़ के नाम से जाना जाता है। थारू के द्वारा यहाँ पर जो मदिरा बनाई जाती है तो उसे जाड़ कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर सामाजिक स्वरूप की बात करें तो ये जो थारू हैं गोत्र, जातियों और कुरियों में बटे होते हैं। और गोत्र या घराने को कुरी कहा जाता है। तो इनके जो गोत्र या घराने होते हैं उनको कुरी कहते हैं। प्रमुख गोत्र या घराने बड़वायक, जिनको सबसे उच्च माना जाता है, बट्टा, वृत्तिया और महतो, और लास्ट है डहैत। तो ये प्रमुख इनके गोत्र या घराने हैं, बड़वायक, बट्टा, वृत्तिया, महतो और डहैत। इसके अलावा इनमें बदला विवाह प्रथा, 3 टिकटी प्रथा और पक्की पौड़ी यहाँ पर प्रथाएं हमें देखने को मिलती हैं। मुख्यतः ये विवाह से संबंधित है। बदला विवाह प्रथा में पहले इस जो प्रथा है तो इसका प्रचलन हमें पहले देखने को मिलता है और इसमें बहनों का आदान प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर ये बदला विवाह प्रथा कहलाती है। पक्की पौड़ी की बात करें तो दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय किए जाने को पक्की पौड़ी कहा जाता है। यानी जब शादी की बात होती है तो दोनों पक्षों की ओर विवाह तय किया जाता है कि कब शादी होगी, इसको पक्की पौड़ी कहते हैं। 3 टिकटी प्रथा वर्तमान में यह विवाह प्रथा प्रचलित है। और उसके अलावा फिर अन्य जो शादी विवाह की प्रथाएं हैं वह भी इनमें प्रचलित है। इसके अलावा अपना पराया प्रथा है। तो अपना पराया प्रथा की बात करें, यह एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। अपना पराया प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो थारू जनजाति से संबंधित है। और इसमें विवाह की जो सगाई की रस्म को यहाँ पर क्या कहते हैं, अपना पराया कहा जाता है। जो विवाह की सगाई रस्म होती है तो सगाई को अपना पराया कहते हैं। और सगाई के बाद यहाँ पर विवाह पक्ष से 10-15 दिन पहले लड़के पक्ष के लोग लड़की पक्ष के घर जाते हैं और विवाह तिथि निश्चित करते हैं। इसे बात कट्टी कहते हैं। यानी जो सगाई है, जब सगाई होती है तो उसे अपना पराया कहते हैं। और सगाई के बाद जब यहाँ पर बात पक्की करने जाते हैं कि हाँ इस दिन को शादी होगी, तो लड़के पक्ष से यहाँ पर जब लड़की पक्ष के यहाँ जाते हैं और विवाह तिथि निश्चित करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो इसको बात कट्टी कहते हैं।
इसके अलावा मांग या फ्लोरा दूज, तो विवाह इनका मुख्यतः प्रमुख यह दिवस है। मांग या फ्लोरा दूज में इनके किए जाते हैं। और विवाह के बाद लड़के के घर एक दिन के लिए लड़की आती है और फिर अपने भाई या पिता के साथ मायके वालों के साथ वापस लौट जाती है। इसके बाद यहाँ पर चाला या गोना, तो विवाह के 2-3 महीने बाद चैत्र या बैसाख माह में लड़की का स्थायी रूप से अपने पति के घर जाना क्या कहलाता है? चाला या गोना कहलाता है। यानी सगाई हो गई, अपना पराया, विवाह की तिथि निश्चित हो गई, बात कट्टी, उसके बाद यह मांग या फ्लोरा दोज में शादियां हो गई। और शादी के दिन यहाँ पर क्या होता है, विवाह के बाद लड़के के घर जाती है अपने भाई या पिता के साथ, और फिर एक दिन के लिए जाती है, फिर वापस आ जाती है अपने मायके में। और मायके के बाद फिर जब चैत्र या बैसाख माह में 2-3 महीने बाद जब वो परमानेंट यानी स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो उसे चाला या गौना कहते हैं कि जब वो वहीं रहेगी। इसके अलावा विधवा विवाह की प्रथा भी थारू जनजाति में प्रचलित है। तो विवाहित लड़की जिसका गौना या चाला ना आए अथवा उसका पति मर जाए, तो यानी इस बीच यहाँ पर जब वो एक दिन जाती है फिर अपने मायके वालों के साथ वापस लौट जाती है, अगर उसके बाद यहाँ पर वर पक्ष मतलब उनको नहीं बुलाते हैं, इस प्रकार से यह चीज़ें उनके खराब हो जाती हैं, तो चाला या गौना नहीं आता है, तो इस स्थिति में यहाँ पर लड़के का पिता उसे किसी के घर भेजकर बिरादरी को एक भोज देता है, जिसे क्या कहते हैं, लठ भरवा भोज कहा जाता है। तो यहाँ पर लठ भरवा भोज भी यह प्रथा भी थारू जनजाति में देखने को मिलती है। और इसके अलावा मुख्यतः इनमें एक विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है और आवश्यकता अनुसार बहुपत्नी प्रथा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। महिलाओं की समाज में उच्च स्थिति है, महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है। कई परिवारों में पुरुषों को यहाँ पर भोजनालय में जाने का अधिकार भी नहीं है। तो थारू जनजाति में यह भी देखने को मिलता है, कई परिवारों जो यहाँ पर भोजनालय हैं या किचन है तो वहाँ पर पुरुषों को जाने का अधिकार नहीं है। संयुक्त एवं एकाकी परिवार प्रथा अब देखने को यहाँ पर इनमें मिलती है। तो मुख्यतः पहले से संयुक्त परिवार में रहते हैं, अब धीरे धीरे जैसे लोग ज़्यादा यहाँ पर सिविलाइज्ड हो रहे हैं या मॉडर्न हो रहे हैं तो एकाकी परिवार की प्रथा हमें देखने को यहाँ पर पूरे समाज में मिल रही है। तो उसी प्रकार यहाँ पर थारू में भी हमें देखने को मिलता है। और मुखिया यहाँ पर मुख्यतः परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। और परंपरा अगर प्रचलन की बात करें तो मातृ सत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय यहाँ पर जो परंपराएं हैं वह हमें देखने को मिलती है। मातृ सत्तात्मक भी है, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय भी हैं। इसके अलावा अगर हम धर्म की बात करें तो थारू मुख्यतः हिंदू धर्म को मानते हैं और इनके जो प्रमुख देवता हैं जिनमें पछावन, खड़गाभूत, काली, नगराई देवी, भूमिया जिसे बड़ा बाबा भी कहते हैं, कौरवदेव, राकत, कलवा सहित यहाँ पर अनेक देवी देवताओं की पूजा थारू जनजाति के द्वारा की जाती है। साथ ही भूत प्रेतों एवं पूर्वजों की पूजा की जाती है। कुछ देवताओं को इनके द्वारा बकरा, मुर्गा, सूअर, शराब आदि चढ़ाए जाते हैं, यानी बलि प्रथा का जो कॉन्सेप्ट है वह भी हमें इनमें देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर त्योहारों की अगर हम बात करें तो थारू जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं दशहरा, होली, दीपावली, माँ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी और बजहर। और बजहर की बात करें तो ज्येष्ठ या आषाढ़ में इसे मनाया जाता है। होली फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा मिलकर इसमें नृत्य किया जाता है, जिसे खिचड़ी नृत्य कहते हैं। तो होली यहाँ पर इनके द्वारा विशेष रूप से मनाई जाती है। और यह जो दीपावली है तो यह अभी लगातार थोड़ा चर्चा में भी बना हुआ था कि शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, अजरावा जी की पुस्तक है। तो इसका इन्होंने विरोध भी किया था। तो इसको हम यहाँ पर जब जो जनजाति है, थारू जनजाति है, उनके द्वारा विरोध किया गया था। इस प्रकार की प्रथा हम में प्रचलित नहीं है। तो यहाँ पर और साथ ही अपने मरे हुए पूर्वजों परिवारजनों को याद किया जाता है दीपावली में। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, वर्तमान में तो नहीं मनाते हैं, और अपने मरे हुए पूर्वज या परिजनों को यहाँ उनके द्वारा याद किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अपनी पंचायतों तथा ग्रामीण अदालतों इनके मौजूद हैं और पराजित पक्षों को शारीरिक और आर्थिक दंड उनके द्वारा दिया जाता है। तो ये इनकी राजनीतिक व्यवस्था है। इसके अलावा अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो थारू लोग प्रायः क्या होते हैं, ईमानदार और सीधे साधे होते हैं
और आर्थिक जीवन इनका सामान्य, जिसमें कृषि, पशुपालन और आखेट पर आधारित है। और तराई यानी कुमाऊं क्षेत्र के कृषक स्थायी और कृषक पशुपालन व आखेटक होते हैं। तो स्थायी कृषक इनकी अपनी ज़मीनें हैं और पशुपालन व आखेटक यानी शिकार ये लोग मुख्यतः करते हैं। और धीरे धीरे यह स्थायी उसमें आ रहे हैं, धारा में आ रहे हैं और वर्तमान में नौकरी पेशा भी कर रहे हैं। सरकारी यहाँ पर नौकरी भी इन थारू जनजाति के लोग यहाँ पर ले रहे हैं। भारत नेपाल के दक्षिणी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों के थारू चलवासी कृषक व आखेटक थे, यानी जो घुमंतू टाइप के, तो यानी घूमते रहते थे। तो यहाँ पर भारत नेपाल के दक्षिण पूर्वी जो सीमावर्ती क्षेत्र के थारू हैं तो वह चलवासी कृषक यहाँ पर देखने को भी मिलते हैं। और मुख्य रूप से ये धान की खेती करते हैं। तो मुख्य रूप से इनके द्वारा धान की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर इनके द्वारा दाल, तिलहन उगाई जाती है, गेहूँ एवं सब्जी, मछली शिकार यानी मछली पकड़ते हैं, पशुपालन करते हैं जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि का पालन किया जाता है, जिसमें दूध, ऊन और मांस इन्हें प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य व्यवसाय भी करते हैं जिसमें लकड़ी ढुलाई, शिकार, वन से लकड़ी लाना, जड़ी बूटियों का संग्रहण, फल फूल संग्रहण और कुटीर उद्योग। तो ये अन्य यहाँ पर इनके जो पेशे हैं वह भी हमें देखने को मिलते हैं। और शिक्षित थारुओं में सरकारी नौकरी में भी हैं और वर्तमान में ये लोग यहाँ पर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और सरकारी नौकरियों में भी, साथ ही यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी का अध्याय 12 में भाग 3, जिसमें हमने आज थारू जनजाति के बारे में जाना। तो इसके साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।